बच्चों केमिस्ट्री में सबके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर से 11th-12th वालों को जब उनको रासायनिक अभिक्रियाएँ लिखनी होती हैं तो उनके समझ में ये नहीं आता कि हम कितनी अभिक्रियाएँ याद करें, क्या करें, कैसे करें। तो उन सब की समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग आज से एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये 11th-12th या फिर जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या और भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोगों का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सामान्य रसायन विज्ञान होगा, सामान्य रसायन होगा। इसमें हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे और बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे, उनके मैकेनिज्म को देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। खास तौर से यहाँ पे हमारा फोकस होगा मैकेनिज्म पर, क्रिया विधि पर। हमारा ज़्यादा फोकस होगा क्रिया विधि पे, मैकेनिज्म पर। किस में कैसे बॉन्ड टूटता है, कैसे कौन सा बॉन्ड बनता है ना, कौन से अटैकिंग एजेंट होते हैं, कौन क्या होते हैं, इन सबको देखेंगे। तो जैसे आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, पहले ब्रेक होते हैं फिर नए बॉन्ड बनते हैं। तो इसको हम लोग लिख लें, ओल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। यानी जो हमारे पुराने बंद होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कोई भी हमें मैकेनिज्म देखनी है किसी भी रिएक्शन की, तो उसके पहले हम ये जानें कि उसमें जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे ब्रेक होंगे, उसके जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे ब्रेक होंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, क्योंकि हम आपको बताएं जो हमारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था, अब उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो मेनली हमारे दो बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड माने वैद्युत बंध और सहसंयोजक बंध। हमारे दो बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड एक एटम द्वारा दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है, तो जिससे इस पर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। जब इस पर पॉजिटिव और इससे निगेटिव चार्ज आता है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में बंध जाते हैं, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस बॉन्ड को हम इलेक्ट्रो बॉन्ड भी कह सकते हैं या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये Na+ और Cl- में होता है, क्योंकि आप जानते हो कि Na+ और Cl- की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, जैसे HCl है, तो हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, दोनों शेयर करते हैं और आपस में अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आपस में शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हमारे जो आयनिक बॉन्ड है उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अगर आप किसी सॉल्यूशन में या वाटर में डिजॉल्व कर दोगे तो ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे, Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम आ रही है कोवैलेंट बॉन्ड को सहसंयोजक बंधों को तोड़ने की। तो आइए देखते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे टूटते हैं। तो हमें मेनली कोवैलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना है। तो देखिए, जो कोवैलेंट बॉन्ड है मतलब सहसंयोजक बंध, या दो टाइप से टूटता है। कितने टाइप से, दो टाइप से। एक होता है जिसे हम मान लें कोई एटम है, ये दो एटम है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे एक एटम है A और एक एटम B है, इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है।
इसके ये इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों शेयर्ड वाले, इनके ये दोनों शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक तरीका टूटने का ये होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो, बट जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इन एटम्स पर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मीन्स जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले ले, साझे वाला इलेक्ट्रॉन, और ये अपना ले ले। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन अपना ले ले और ये अपना ले ले। दूसरा तरीका हो सकता है कि ये टोटली जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक एटम द्वारा कैरी कर लिया जाए, किसी एक एटम द्वारा ले लिया जाए। तो जब एटम्स अपने सेपरेट वाले इलेक्ट्रॉन को खुद ही ले लेते हैं, यानी उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वहाँ से जो बनता है या इस प्रकार से जो बॉन्ड टूटता है, इस प्रकार से जो बॉन्ड टूटता है उसे हम लोग नाम देते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या नाम देते हैं? होमोलिटिक फिजन। और जहाँ पे एक ही एटम पूरे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसे कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिसिस या होमोलिसिस या हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिटिक फिजन, या इसको हम होमोलिसिस कहते हैं और इसको नाम दे देंगे हेट्रोलिसिस। मीन्स यहाँ पे बॉन्ड टूटा तो सभी इलेक्ट्रॉन जो भी शेयर्ड वाले थे वो दोनों एटम्स द्वारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए और यहाँ पर केवल एक ही एटम ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो हेट्रो माने अलग अलग, होमो माने सेम सेम, मतलब सभी लोग अपना अपना ले लें। तो वहाँ पे होमो कोई एक ले ले तो उसे कहते हैं हेट्रो। ये इसको अगर हिंदी में कहें तो हम इसको कहते हैं समविदलन, समविदलन, और इसको कहते हैं विषम विदलन, विषम विदलन। अच्छा, जब यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये के पास चला गया और क्या हो गया, एंड ये बन गया। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटते हैं तो यहाँ से ये बना, इसका नाम है फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या है? फ्री रेडिकल। हिंदी में इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। कब? जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बॉन्ड टूटा। और दूसरा है जब विषम विदलन होता है, हेट्रोलिटिक फिजन होता है या हेट्रोलिसिस होता है, तो वहाँ से हमारे आयन्स बनते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन गया है जिस पर क्या आ जाएगा प्लस, और एंड बी से बी पे इलेक्ट्रॉन गया जिस पर क्या आ जाएगा माइनस। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे आयन्स बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनते हैं? आयन्स बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं? आयन्स बनते हैं। ठीक है, आयन्स। आइए तो हम पहले आज देखते हैं कि होमोलिटिक फिजन से जो हमारे रेडिकल बने इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं। आइए हमें फ्री रेडिकल के बारे में अच्छे से देखना है। अच्छा, एक कंडीशन और कि ये होमोलिसिस कब होगा? होमोलिसिस कब होगा? होमोलिसिस माने ये फ्री रेडिकल कब बनेगा? तो फ्री रेडिकल कब बनेगा? जब क्या हो? सेम एटम्स हों। क्या हो? सेम एटम्स के बीच में क्या हो? सेम एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब सेम एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, जैसे हम एग्जांपल लें H2, तो H2 क्या है? ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेम इतनी भी इसकी भी होगी। तो ये दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इनमें से कोई भी एटम इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो दोनों बराबरी इसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? होमोलिसिस होगा और यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा। ऐसे
Cl2 के बारे में देखें, Cl2 भी क्या होगा, Cl2 भी क्या होगा, होमोलिसिस देगा। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यह जितना इस क्लोरीन द्वारा खींचा जाएगा उतना ही सेम इसके द्वारा खींचा जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों ना तो इसकी तरफ जाएंगे ना इसकी तरफ जाएंगे, तो इसका टूटने का मतलब यही है, ना तो ये कमजोर पड़ रहा है ना तो ये कमजोर पड़ रहा है, ना हम छोड़ेंगे ना ये छोड़ेंगे। इसलिए एक काम करते हैं, तुम अपना ले लो और हम अपना ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा ये भी क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, ऐसे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जब सेम टाइप के एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो वहाँ पे जो एटम का जो कोवैलेंट बॉन्ड वो अगर ब्रेक होगा तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल मिलेगा, यानी वहीं पे हमारा होमोलिसिस पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि वहीं पे पॉसिबल है, और भी जगह पे होमोलिसिस पॉसिबल है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन बट एक जनरल वे में हम इसको याद कर सकते हैं कि जहाँ पे सेम एटम होते हैं वहाँ पे होमोलिसिस अच्छी होती है, वहाँ पे आराम से होती है। अगला हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे है, इसका हम क्या करा रहे हैं, होमोलिसिस करा रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि होमोलिसिस करा रहे हैं तो होमोलिसिस से क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। यहाँ से इसका नाम है क्लोरीन फ्री रेडिकल। ऐसे ब्रोमीन है, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ऐसे I2 है, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, आयोडीन फ्री रेडिकल। तो आप जान रहे हो कि यहाँ पे जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने इस Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने एनर्जी E1 दी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी E2 दी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी E3 दिया हमने। क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे टूटेंगे नहीं, इनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। अब हमें बताना है कि ये तो टूट गया, ये बना ये बना ये बना, अब बताना है हमें कि E1 E2 E3 यानी किस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी हमने दी, किस बॉन्ड को तोड़ने में हमने ज़्यादा एनर्जी दी। इस चीज़ को हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि हमें केमिस्ट्री में सब कुछ जो है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए करनी है। स्टेबिलिटी, हर एटम हर मॉलिक्यूल हर एवरीथिंग वांट्स टू बी स्टेबल। सभी चीज़ें जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहती हैं, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या कुछ भी हो। और एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, किसी मॉलिक्यूल की, है ना, किसी मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की, है ना, किसी मॉलिक्यूल की या एटम की या कोई भी सिस्टम हो आपके पास, कोई भी व्यवस्था हो, अगर उसकी एनर्जी, है ना, उसकी सिस्टम की एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो, एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो, तो अगर एनर्जी ज़्यादा है यानी कोई सिस्टम आपके पास है उसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, उसके अंदर की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, यानी रिवर्स होता है कोरिलेशन इसमें, एनर्जी सिस्टम की ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो वही हमें देखना है इसमें कि एक क्लोरीन रेडिकल बना, ब्रोमीन रेडिकल, आयोडीन रेडिकल बना, यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए इस बॉन्ड को हमने E1 एनर्जी दी, इसको ब्रेक करने के लिए E2 दिया, इसको ब्रेक करने के लिए E3 एनर्जी दी। अब आपको बताना है, ये चीज़ आप नोट करिएगा कि जितनी एनर्जी ज़्यादा सिस्टम की उतनी ज़्यादा वो अनस्टेबल, जितना एनर्जी ज़्यादा उतना ज़्यादा अनस्टेबल, जितना एनर्जी कम उतना ज़्यादा स्टेबल। इसको मिटा दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप देखिए, जो ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ऐसे है, तो ये दोनों छोटे एटम हैं। जो क्लोरीन है आप जानते हो, क्लोरीन की साइज ब्रोमीन से छोटी होती है, ब्रोमीन की साइज आयोडीन से छोटी होती है। तो अगर क्लोरीन साइज में छोटा है तो ये बॉन्ड जो है इनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, यानी बहुत टाइटली बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे इससे ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ब्रोमीन में क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड थोड़ा दूर दूर होंगे, यहाँ पे बॉन्ड दूर दूर होंगे, तो इसको ब्रेक करने के लिए, पहले से दूर दूर है, इनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी थोड़ा कम देनी पड़ेगी। और आयोडीन तो बहुत दूर दूर है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी। यानी जो जो हमने गिवन एनर्जी है इसको ब्रेक करने के लिए, इसमें क्या रिलेशन है, पहला E1 E2 E3, ये क्या है, E1 सबसे ज़्यादा है, E2 सबसे ज़्यादा है। ये कहाँ से, जो ब्रेक करने के लिए हमने क्या की है, गिवन एनर्जी दी है।
जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी टू ब्रेक दिस कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें ऑर्डर क्या है, हमने इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा दी, इसको कम दी, इसको और कम दी। अब सेकेंड, अगर हमने इस पे एनर्जी ज़्यादा दी तो जो एनर्जी हम दिए होंगे तो वो इसी फ्री रेडिकल के पास ही आया होगा ना। अब इसको हमने ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा दी, जब एनर्जी ज़्यादा दी तो वह एनर्जी इसी फ्री रेडिकल द्वारा एब्जॉर्ब की गई ना, है कि नहीं, इसी रेडिकल द्वारा एब्जॉर्ब की गई। तो ये जो इंटरनल एनर्जी क्लोराइड की होगी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं Cl फिर Br फिर I, ये 3 रेडिकल हैं। हमने इसको ज़्यादा एनर्जी दी, इसको कम दी, इसको और कम दी, तो जब हम इसको ज़्यादा देंगे तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, इसके पास कम, इसके पास कम। तो इंटरनल एनर्जी के मामले में इंटरनल एनर्जी ये क्या है, इंटरनल एनर्जी का ऑर्डर है। यानी सबसे ज़्यादा इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इसकी होगी, यानी आंतरिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, यानी सबसे ज़्यादा कम इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी। अब थर्ड नंबर, अब हम अगर बताएं ये तीनों बन गए तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो अभी हमने पहले लिखा था कि अगर एनर्जी ज़्यादा, कौन सी एनर्जी ज़्यादा, इंटरनल एनर्जी, उसके पास अगर सिस्टम के पास एनर्जी ज़्यादा तो वो उतना ज़्यादा कम स्टेबल। अब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, आप देखें Cl के पास एनर्जी ज़्यादा, ब्रोमीन के पास कम, आयोडीन के पास सबसे कम। तो क्लोरीन के पास अगर एनर्जी ज़्यादा है तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, ब्रोमीन के पास उससे कम एनर्जी है तो वो ज़्यादा स्टेबल, आयोडीन के पास सबसे कम एनर्जी है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन होगा, ये आयोडीन, सबसे कम क्लोरीन। अगला देखते हैं नंबर 4, हमने यहाँ पे एनर्जी जो गिवन थी किसको तोड़ने के लिए कितना दिया, उसका ऑर्डर था कि यहाँ पे हमने ज़्यादा दिया, यहाँ पे कम दिया, यहाँ सबसे कम दिया। अब हम जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देंगे तो जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा दोगे वो सिस्टम की एनर्जी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए क्लोराइड जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना इसकी एनर्जी इंटरनल बहुत ज़्यादा हुई, तो इससे कम इसकी हुई, इससे कम इसकी हुई। यहाँ पे क्या हुआ, जिसके पास इतनी एनर्जी ज़्यादा, इसी कॉन्सेप्ट से, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा उतना कम स्टेबल, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा ये कम स्टेबल, इसकी कम और ज़्यादा स्टेबल, ये सबसे कम सबसे ज़्यादा स्टेबल। अगला है, अब एक चीज़ आप जानते होंगे, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा रहती है उसके पास रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो जितना ज़्यादा एनर्जी वाला रहेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी वाला मतलब वो जितना ज़्यादा अनस्टेबल, एनर्जी जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल, और जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। वो चाहेगा कि हम उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, जल्दी से जल्दी स्टेबल हो जाएं। तो इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल था, तो ये क्या करेगा, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, रिएक्शन बहुत फास्ट करेगा, और ये इससे कम करेगा और सबसे कम आयोडीन करेगा। ये क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, यानी उनकी क्रियाशीलता का, कि अगर हम कोई एटम दे दें, यहाँ पे कुछ दे दें और इन तीनों को हम भेजें कि जाओ आप सब इससे रिएक्शन करो, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, क्लोराइड करेगा, फिर उससे कम ये, फिर इससे कम ये। क्यों, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव है। क्यों हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल, अगर वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल है तो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो ये 4 बातें थी जो आपको ध्यान रखनी होंगी फ्री रेडिकल के बारे में। क्या क्या, ये आप देख लीजिए अच्छे से। तो बच्चों ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, जो फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल, इसके बारे में एक चीज़ हम पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। एनर्जी, एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी अगर ज़्यादा, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा तो यह क्या करता है,
उसकी स्टेबिलिटी को, मतलब अस्थायित्व को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जितना ज़्यादा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा, है ना, यानी स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज होगी, कम होगी। और वो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला, जो फ्री रेडिकल होता है, स्टार बना के लिखिएगा, जो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल इज ए पैरा मैग्नेटिक स्पीसीज, मतलब यह एक अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, क्या है, प्रतिचुंबकीय है, आयन है, प्रतिचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय होता है। कौन, फ्री रेडिकल जो है ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्यों, क्योंकि इट हैज एन ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास इवन इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपको दिखा दें हम, जैसे ये मान लीजिए मीथेन है, और ये अगर बॉन्ड टूट गया, फ्री रेडिकल बन गया, ये बॉन्ड टूट करके फ्री रेडिकल बन गया, तो ये टूटने के बाद ये फ्री रेडिकल बनेगा। अब देखिए कार्बन के पास क्या है, ये फ्री रेडिकल बना, इसका नाम है मेथिल फ्री रेडिकल। अब इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, ये कार्बन वाला ही इलेक्ट्रॉन है जो इसने दिया था बॉन्ड बनाने के लिए, वो वापस ले लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। अब एक यहाँ से हाइड्रोजन से मिल गया 5 हो गया, एक इस हाइड्रोजन से मिल गया 6 हो गया, इससे एक मिल गया 7 हो गया। अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन जो है ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक शो करते हैं। कब, अगर इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग में हो, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, पेयर में है जिसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक, और अगर इलेक्ट्रॉन ऑड है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकी, पैरा मीन्स प्रतिचुंबकी और डाया मीन्स अनुचुंबकी, नहीं सॉरी, डाया मीन्स प्रतिचुंबकी, डाया मीन्स प्रतिचुंबकी और पैरा मीन्स अनुचुंबकी। तो आप इंग्लिश से याद रखेंगे, पैरा मीन्स पी से पैरा, पैरा प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी मैग्नेटिक जो कैरेक्टर होता है उसको हम लोग पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, दो के रूप में है, तो वो डाया होता है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता। और अगर अनपेयर्ड है यानी अकेले है, सिंगल है, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकी होगा और मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो जो हमारा फ्री रेडिकल होता है उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, अब 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन तो पेयर में तो होंगे ही नहीं, बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए क्या होगा, हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक की हिंदी जो होती है, सॉरी बच्चों, पैरामैग्नेटिक की हिंदी होती है अनुचुंबकी, पैरामैग्नेटिक की हिंदी जो होती है वो क्या होती है, अनुचुंबकी। अच्छा अगला देखिए, जो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल क्या क्या कर सकता है ना, अगली हेडिंग है मेन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट फ्री रेडिकल कैन डू, व्हाट फ्री रेडिकल कैन डू, एक फ्री रेडिकल क्या कर सकता है, यानी फ्री रेडिकल क्या क्या कर सकता है। तो ये 2 ही काम करता है, एक फ्री रेडिकल 2 ही काम करता है। पहला काम है इट कैन अंडरगो कपलिंग। सेकेंड, it can create homolytic fission of a bond, यानी ये 2 काम करता है। एक, इट कैन अंडरगो कपलिंग, मतलब ये
एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा। पहला काम, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से हो सकता है जुड़ जाए। दूसरा काम क्या कर सकता है, ये एक किसी दूसरे बॉन्ड का, यानी कहीं पे दो बॉन्ड बने होंगे उसका जो है होमोलिटिक करा देगा, होमोलिसिस करा देगा, कर देगा। तो ये दो काम करता है। इस दोनों काम को ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। बच्चों यहाँ पे हम लोग एल्किल रेडिकल देखते हैं। एल्किल रेडिकल माने ये हमारा CH3 है रेडिकल, ये हमारा CH3 CH2 रेडिकल है, एथिल रेडिकल। ये हमारा CH3 CH3H रेडिकल है, आइसोप्रोपिल रेडिकल। और ये हमारा है नियोब्यूटिल रेडिकल। तो हमें देखना है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग बताने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। यहाँ पे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, यहाँ पे ये कार्बन चाह रहा है, ये कार्बन चाह रहा है। यानी इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन कहीं थोड़ा सा आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो CH बॉन्ड होता है, CH बॉन्ड, जहाँ पे आप CH बॉन्ड देखोगे, जो H का कैरेक्टर होता है, H क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट की वजह से कैसे क्या होता है। तो ये अपना CH इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यानी जो CH होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे कोई भी CH नहीं है, इसके साथ, इस कार्बन के साथ और कोई CH नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये इसको अगर बनाए हम तो ये CH2 है, ये एक रेडिकल हो गया, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है ये। तो ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है, ये यहाँ से दे रहा है, ये यहाँ से दे रहा है। तो ये 3 CH बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से थोड़ा सा और आएगा, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा। और इसको चाहिए भी इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी कमी को ये लोग पूरा करेंगे दे करके धीरे धीरे। बाद में इसको देखेंगे प्लस आई इफेक्ट होता है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो थोड़ी सी कम हो गई एज कम्पेयर टू दिस रेडिकल। और इसके पास क्या हो गया, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 लोग दे रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ये 3 लोग दे रहे हैं, यहाँ पे 3 3 6 लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसको, यहाँ पे 3 3 6 3 9 लोग दे रहे हैं। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये कई बार JEE मेंस में पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है, स्टेबिलिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है, सॉरी गलत लिख दिया हमने, ये ऐसे होता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 9 देने वाले हैं, इसके पास 6 देने वाले, इसके पास 3, इसके पास कोई नहीं। जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, इसको टर्सरी, है ना। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, मतलब प्राइमरी फ्री रेडिकल मतलब कि अगर एक कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, यानी एक कार्बन से, तो इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी। अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा अन्य 2 कार्बन से, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। अगर एक ही कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो इसे हम कहते हैं टर्सरी। टर्सरी है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन किसी से नहीं जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा तो प्राइमरी, ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी, ये कार्बन 3। तो हमारा टर्सरी जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर मेथिल। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल। फिर ये रिएक्टिव होगा क्योंकि ये इससे ज़्यादा स्टेबल है लेकिन इससे कम स्टेबल है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, है ये, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया।
आइए बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं इनके कि कैसे क्या होता है। बच्चों हम लोग जो है फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म देख रहे हैं, उसके लिए एक रिएक्शन है वुड्ज रिएक्शन या वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एक एल्किल हैलाइड होता है। ये क्या होता है, एल्किल हैलाइड, यानी RX, R मीन्स एल्किल, X मीन्स हैलाइड। और वो जब सोडियम के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है ना, तो सोडियम के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करता है तो ये ईथर सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो RR बन जाता है और NaX बन जाता है। मतलब कैसे, ये RX एक मॉलिक्यूल ये प्लस Na कर लो बीच में आप, प्लस एक इस तरह से कर लो, इसको उल्टा लिख लो, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके यहाँ पे 2Na कर देते हैं। तो दो सोडियम NaX मतलब Cl Br ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ से 2NaCl या 2Br NaBr है ना, या 2NaI बन जाएगा और ये दोनों RR जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या है, ये ईथर की प्रेजेंस है तो ये RR बन जाता है और 2NaX बन जाता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें कि अगर CH3Cl है, आपका CH3Cl है, तो इसके दो मॉलिक्यूल ऐसे लिख लेंगे हम, एक को इस तरह से, बीच में 2Na और एक Cl इस तरह से लिख लेंगे और CH3, तो इसको ऐसे जोड़ करके हम निकाल देंगे किसके प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में, तो ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, 2NaCl और CH3 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीथेन से एथेन बन जाएगा और यहाँ पे 2NaCl बन जाएगा। तो ऊर्जा रिएक्शन क्या है, इससे हम लोग एथेन यानी एल्केन बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इससे हम लोग क्या बनाते हैं, एल्केन, इससे हम लोग एल्केन बनाते हैं। ये हमारा क्या है, एथेन है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग देखें ध्यान से, जो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम एक फ्री रेडिकल है, सोडियम क्या है, एक फ्री रेडिकल है, सोडियम क्या है, एक फ्री रेडिकल है। तो क्या करता है, जैसे ये हमारा CH3Cl है तो यहाँ पे ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सोडियम आपको पता है इसके लास्ट वाले यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक और इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये क्या है, एक फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। अब आप अभी हमने आपसे बताया कि एक फ्री रेडिकल क्या काम कर सकता है, काम कर क्या कर सकता है कि यह किसी एक बॉन्ड का होमोलिसिस करा सकता है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो यहाँ से हमारा CH3 रेडिकल बन जाएगा और Cl रेडिकल बनेगा और क्या बनेगा, Na रेडिकल। तो जो Na रेडिकल और Cl रेडिकल है, दूसरा हमने बताया कि जो फ्री रेडिकल का दूसरा काम है वो क्या है, कपलिंग का, आपस में जुड़ जाना। तो Na और Cl रेडिकल दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसको हम लिख ले रहे हैं NaCl बन जाएगा। यानी हमारे मिक्सचर में, हमारे सिस्टम में, हमारे रिएक्टर में फ्री रेडिकल आ गया CH3। तो ये CH3 रेडिकल क्या करेगा, किसी दूसरे CH3 रेडिकल से, क्योंकि एक ही रेडिकल तो होगा नहीं, तो दूसरे वाले फ्री रेडिकल से जुड़ करके क्या बना लेगा, एथेन बना लेगा। ठीक है बच्चों, एथेन बना लेगा। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ऊर्जा रिएक्शन का, देखिए अगर हमारा एल्किल हैलाइड दूसरा हो, जैसे CH3CH2Cl हो और इसकी जो है सोडियम से ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो, तो क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, इसका होमोलिसिस कर देगा इस बॉन्ड का, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये ले लेगा और ये ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 रेडिकल बन जाएगा। और यहाँ से क्लोरीन रेडिकल बनेगा जो Na से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, Na
Cl बन जाएगा। हमारे मिक्सचर में क्या आ गया, CH3CH2 रेडिकल मिल गया। अब ये दो काम कर सकता है, कौन कौन सा काम, पहला काम क्या कि ये खुद के ही किसी दूसरे रेडिकल से क्या करेगा, कपलिंग कर लेगा, जुड़ जाएगा। कपलिंग पहला काम रेडिकल का क्या है, कपलिंग करना, दोनों रेडिकल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं मिक्सचर में आपके एक ही रेडिकल है, बहुत सारे रेडिकल होंगे, बहुत सारे, करोड़ों होंगे, लाखों होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2CH3, दो दो चार, चार कार्बन वाला एल्कीन बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये पहले काम से, कपलिंग से बन गया। इसका दूसरा काम क्या था, एक फ्री रेडिकल हमारा ये था और दूसरा फ्री रेडिकल हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, H यानी ऐसे CH3CH2 रेडिकल, ठीक है। अब इसका जो एक H है इसको हम थोड़ा सा साइड में कर ले रहे हैं, यहाँ पे 2H करके, इसका एक H यहाँ पे। जो एक फ्री रेडिकल है ये दूसरे फ्री रेडिकल के किसी बॉन्ड को, बताए थे, ये फ्री रेडिकल किसी दूसरे फ्री रेडिकल के बॉन्ड को क्या करेगा, होमोलिसिस करा देगा, तोड़ देगा। तो तोड़ देगा तो क्या होगा, ये H इसको मिल जाएगा, ये H क्या हो जाएगा, इसको मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 ये H ले लिया, क्या बन गया CH3, और प्लस प्लस मिक्सचर में क्या बना, CH2 एक बॉन्ड टूटा तो इसका एक फ्री रेडिकल यहाँ पे है ना, और ये सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये CH2 फ्री रेडिकल हैं, ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में कपलिंग कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो हम यहाँ पे एक और बॉन्ड बना देंगे, ये क्या हो गया, एथिलीन हो गया। ये क्या हो गया, एथिलीन। ये क्या हो गया हमारा, इथेन। यानी हमारा जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में क्या क्या होगा, मिक्सचर में क्या क्या होगा हमारा, हमें ब्यूटेन मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा, और क्या मिलेगा, एथेन मिलेगा, और क्या मिलेगा, एथिलीन मिलेगा। ये हमें 3 कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा, कब, जब इस एथिल क्लोराइड की सोडियम से ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चों, एक हम एग्जांपल और देखते हैं। जब हमारे पास 2 टाइप के एल्केन हो, कितने टाइप के एल्केन, 2 टाइप के एल्केन हो, यानी हम एक एथिल ले लें, एक मेथिल ले लें, तो फिर क्या होगा, जैसे क्योंकि हमने देखा कि 2 रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कपलिंग कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम एक ले लेते हैं मेथिल क्लोराइड और एक ले लेते हैं CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड। 2 टाइप का क्लोराइड ले लिया हमने, इन दोनों का मिक्सचर ले लिया। अब इसकी रिएक्शन जो है हम Na सोडियम से ईथर की प्रेजेंस कराएंगे तो क्या क्या हमें बनेगा, ये देखना ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। जब CH3Cl का सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो यहाँ से हमारा मेथिल फ्री रेडिकल प्लस क्लोराइड रेडिकल बनेगा, तो वो Na के साथ मिल करके NaCl बन जाएगा, NaCl। ऐसे ही अगर हम इसको CH3CH2Cl को सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमारा कौन सा रेडिकल बनेगा, CH3CH2 एथिल रेडिकल, और फिर से यहाँ से हमारा NaCl बन जाएगा। अब हमारे पास मिक्सचर में 2 टाइप के रेडिकल हैं, एक CH3 रेडिकल और एक CH3CH2 रेडिकल। ये 2 टाइप के रेडिकल अब आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। पहला, जब ये मेथिल रेडिकल खुद के ही रेडिकल से मिल जाए, यानी मेथिल से ही मिल जाए, तो क्या बनेगा, तो दोनों मेथिल रेडिकल आपस में क्या होंगे, कपलिंग कर लेंगे। तो कपलिंग करने से यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ये हमारा क्या है, इथेन। ऐसे ही जब ये एथिल रेडिकल आपस में, दूसरा क्या होगा, जब एथिल रेडिकल आपस में कपलिंग कर लें तो CH3CH2 ये दूसरे वाले एथिल रेडिकल से कपलिंग कर ले तो क्या बन जाएगा, CH3, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 2 4 कार्बन का
आपका एल्केन बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 और 4 कार्बन का एल्केन का नाम क्या है? ब्यूटेन। ये अलग अलग जब कपलिंग किए तो एथेन बना एक बार और एक बार ब्यूटेन बना। एक बार क्या हो कि ये एथिल रेडिकल और मेथिल रेडिकल दोनों में आपस में कपलिंग कर लें, तो तीसरा जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये मेथिल रेडिकल और प्लस ये एथिल रेडिकल, ये कपलिंग कर लें। जब ये कपलिंग करेंगे तो ये दोनों कपलिंग करेंगे तो बनेगा हमारा 3 कार्बन का एल्केन CH3 CH2 CH3, इसका नाम हमारा प्रोपेन है। ये तो हमने पहले काम को दिखाया कि एल्किल जो है में ये रेडिकल जो पहला काम क्या करता है? कपलिंग करता है। रेडिकल का चौथा काम या दूसरा काम यानी चौथा प्रोडक्ट होगा कि यह दूसरे वाले बॉन्ड का क्या कर दे? होमोलिटिक फिजन कर दे, यानी दूसरे वाले बॉन्ड को तोड़ दे। तो इसमें तो बॉन्ड तोड़ नहीं सकता ये वाला, ये रेडिकल इसके बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये इसके बॉन्ड को इसको तोड़ सकता है। तो ये क्या करे? मेथिल रेडिकल इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इसके इस बॉन्ड को क्या करे? हमने क्या किया? इस एथिल को ऐसे लिखा CH2 और एक H यहाँ पे और ये CH2। अब ये रेडिकल क्या करे? इसके इस बॉन्ड को तोड़ दे। कैसे तोड़े? होमोलिटिक फिजन कर दे, यानी यहाँ से भी रेडिकल बन जाए। तो ये जो H वाला रेडिकल बनेगा ये इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH4 मीथेन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा इसका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये रेडिकल एक पहले से था, एक रेडिकल यहाँ से बन गया। तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में कपलिंग कर लेंगे। जब कपलिंग करेंगे आपको पता है कि एक बॉन्ड बनता है बीच में, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपका जो मिक्सचर मिलेगा, ये मिक्सचर में क्या क्या होगा? मिक्सचर में आपका पहले इथेन होगा, या आप यहाँ पे लिख लें ये मीथेन हमारा है, तो पहले हमारा मीथेन मिलेगा। मिक्सचर में क्या क्या होगा? मीथेन होगा, और क्या होगा? इथेन होगा, और क्या होगा? प्रोपेन होगा, प्रोपेन, और क्या होगा? ब्यूटेन होगा, और क्या होगा? एथिलीन होगा। यानी हमें 1 2 3 4 5 कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा। 5 कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा कब? जब हम 2 टाइप के हैलाइड्स लेंगे, यानी एक मेथिल हैलाइड और एक एथिल हैलाइड, उसको सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये 5 टाइप का मिक्सचर मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, यानी जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, वो ये दोनों होंगे। ये दोनों सबसे ज़्यादा होंगे। इसके बाद ये होगा, यानी ये दोनों की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी मिक्सचर में, फिर ये होगी, और सबसे कम परसेंटेज इन दोनों की होगी। यानी ये वाली रिएक्शन जो है होमोलिटिक फिजन, ये कम होती है। तो इसी के आधार पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप करिएगा और उसको कमेंट में बताइएगा कि आप उसके कितने कंपाउंड बना पाए हो। इसके आप कितने कंपाउंड बना पाए हो। तो आपको हम एक दे रहे हैं CH3 CH2 Cl, ये एथिल हैलाइड, और प्लस आपको दे रहे हैं एक प्रोपिल है CH2 Cl। इसको आपको सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। तो बताना है कि यहाँ पे कितने कंपाउंड आपके बनेंगे और कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे। तो आप याद रखना कि ऐसे ही कराइएगा।